गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने डिस्टॉर्शन वेल्डिंग डिफेक्ट से पोरस वेल्ड्स, पुअर पेनिट्रेशन, रैपिंग, अंडरकट फिल, डिस्टॉर्शन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, डिस्टॉर्शन तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैक वेल्ड्स को। ये वेल्डिंग डिफेक्ट्स जो हमारी वेल्ड्स होती हैं, वेल्ड पूल होती हैं, उनमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। When we are using wrong electrode, if the weld and part size and imbalance, और हमने अगर वेल्डिंग ही गलत कर दी उस टाइम पे भी ये चीजें हो सकती हैं। If we have not done proper welding preparation, that it may also occurs. और अगर जॉइंट्स काफी रिजिड है तो वहां भी हमारी क्रैक्स डेवलप हो पाएंगी। तो ये चीजें हैं। अब इनको ओवरकम करने के लिए, इग्नोर करने के लिए हमें क्या क्या करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। हमें जो वेल्डिंग के लिए एक पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए और स्ट्रक्चर को डिजाइन करना चाहिए जिससे कि हम रिजिड जॉइंट्स को एलिमिनेट कर सकें। जिन पार्ट्स को हमने वेल्डिंग करनी है उनको पहले हमें हीट करना पड़ेगा। जो हम स्ट्रिंग बीट्स में वेल्डिंग करते हैं उन चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। कीप ends free to move as long as possible. Make sound welds of good fusion. Adjust weld size to part size. Allow joints a proper and uniform free space. Work with as low an amperage as possible. ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हमें साउंड वेल्डिंग करनी पड़ेगी गुड फ्यूजन के लिए। जो हमारी पार्ट साइज है उसको वेल्ड साइज के बराबर रखना पड़ेगा। जब हम जॉइंट्स करते हैं तो उनको हमें प्रॉपर स्पेस देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ज्यादा नजदीक ही रख दें या ज्यादा हम दूर रखें दो पार्ट्स को जिनके हमें जॉइंट करवानी है। और जहां तक पॉसिबल हो सके हमें लो एम्परेज पे या फिर आप कह सकते हैं कि जो सफिशिएंट एम्परेज है उस पर वर्क करना पड़ेगा, नॉट मोर एम्परेज। आप यहाँ पे क्रैक्स के कुछ टाइप्स में आप क्रैक्स को देख सकते हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं, ये हमारे क्रैक्स हैं। ठीक है, ये बेस मटेरियल हमारे होते हैं तो ये इनमें क्रैक्स फॉर्म हो जाती है। ये जो क्रैक्स फॉर्म हुए हैं ये क्रैक्स है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टी जॉइंट्स में तो यहाँ पे भी काफी सारे क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हैं, अनब्रेड क्रैक्स हैं, टो क्रैक्स हैं, ट्रांसवर्स क्रैक्स हैं, काफी सारे टाइप्स के क्रैक्स हैं। टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन वेल्डिंग जॉइंट caused by thermal stresses that develops during solidification and contraction of weld bead and the welded structure। तो क्रैक्स क्या डेवलप होंगे कि हमारा मटेरियल ब्रिटल है तो और जब उसमें श्रिंकेज होगा तो उस टाइम पे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगी। क्रैक्स डेवलप होने के लिए कुछ चीजें ऐसी भी पॉसिबल हैं, ऐसे भी जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं कि
सपोज करिए अगर वहां पे हमारा क्या है कि स्ट्रेसेस पहले से इंड्यूस है, थर्मल स्ट्रेसेस हो गए या रेसिडुअल स्ट्रेसेस भी अगर रहेंगे तो वो सभी क्रैक्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पुअर अपीयरेंस, जो हमारा नेक्स्ट वेल्डिंग डिफेक्ट है वो है हमारा पुअर अपीयरेंस। तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं आज, क्या है पुअर अपीयरेंस। सपोज हमने बेल्ट पुल किया, तो बेल्ट पुल बनाया, बेल्डिंग की, तो वो या तो दिखने में तो सही नहीं होता है, मतलब अपीयरेंस उसका अच्छा है, उसे हम बोलते हैं पुअर अपीयरेंस। तो कैसे हो जाता है अगर हमारा अपीयरेंस पहले से ही गंदा हो, या फिर ओवर हैंगिंग हमने वेल्डिंग कर दी हो, प्रॉपर इलेक्ट्रोड को यूज ना किया हो, या फिर हमने गलत करंट या वोल्टेज को यूज कर लिया है, आर्क को यूज कर लिया, तो उस टाइम पे हमारा ये पुअर अपीयरेंस वाली प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। अब इन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करने के लिए करना होगा, हमें एक प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक को यूज करना होगा। हमें वेल्डिंग वेल्ड्स को, हमारा जो मटेरियल है उसको ज़्यादा हीट नहीं करना होगा, ओवर हीटिंग से बचना होगा। यूनिफॉर्म ये को यूज करना पड़ेगा। ओवर हाई करंट को यूज करने से बचना होगा हमें, अगर हमें पुअर अपीयरेंस को निग्लेक्ट करना है तो। फ्यूजन, पुअर फ्यूजन की बात करूंगा मैं। पुअर फ्यूजन मीन्स जो हमारा पूरे मटेरियल है होल डेप्थ तक हमारा फ्यूजन नहीं हो पाता, दिस इज कॉल्ड पुअर फ्यूजन। अब ये क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमारी जो स्पीड है वो प्रॉपर नहीं है, हमें स्पीड को एकदम परफेक्ट रखना है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम जो वेल्डिंग स्पीड है हमारी वो काफी तेज हो, या फिर हम ये भी नहीं कर सकते हमारी वेल्डिंग स्पीड काफी स्लो हो। अगर वेल्डिंग स्पीड काफी तेज है तो पेनिट्रेशन, पुअर पेनिट्रेशन हो जाएगा। अगर हमारी वेल्डिंग स्पीड काफी स्लो है तो अंडर कट्स भी हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ओवर हीटिंग वगैरह हो सकती है। तो स्पीड को हमें प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। हमारे जो करंट हम यूज कर रहे हैं वेल्डिंग में उसको भी हमें प्रॉपर वे में एडजस्ट करना पड़ेगा। जो हमारा प्रिपरेशन हो रहा है उसको पहले से सही करके रखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रिपरेशन को फाल्टी करते हैं तो भी हमारा प्योर फ्यूजन हो सकता है। अगर हम गलत इलेक्ट्रोड साइज यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी पुअर फ्यूजन के चांसेस बनते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोड को इस वी साइज में एडजस्ट करना चाहिए। जो हम वीएम यूज कर रहे हैं वो सफिशिएंट होनी चाहिए साइड्स को मेल्ट करने के लिए। हमें प्रॉपर करंट यूज करना पड़ेगा जो कि हमारे डिपोजिशन को और पेनिट्रेशन को फुल्ली अलाउ करे। जो हमारे बेल्ट मेटल हैं प्लेट्स के अराउंड में कहीं कर्लिंग हो जाती है तो उनको हमें दूर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर ए में, इनकम्प्लीट फ्यूजन इन फिलेट बेल्ट, जो पॉइंट बी है इज ऑफन टर्म्ड ब्रीजिंग। ये अभी प्रॉपर
यहाँ पे हमने वो नहीं करना था, वेल्डिंग नहीं करनी थी, लेकिन हो गया। अगर हम बी, फिगर बी को देखें, इनकम्प्लीट फ्यूजन फ्रॉम ऑक्साइड आर ड्रॉस एट द सेंटर ऑफ द जॉइंट। इन कुछ पॉइंट्स पे हमारे ऑक्साइड्स थे, तो वहाँ पे हमारा फ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाया, स्पेशली इन एल्यूमिनियम से बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो हमें जो फ्यूजन को प्रॉपर रखने के लिए काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं हम ब्रिटल वेल्ड की। ब्रिटल वेल्ड मीन्स व्हाट? जो हमने वेल्डिंग की है, ब्रिटल मटेरियल्स की जो वेल्डिंग की है, उनका जो वेल्ड पूल बन रहा है वो काफी ब्रिटल। तो क्या हो सकता है, क्यों होता है ये? जो हम रॉन्ग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, गलत तरीके से अगर हमने प्री हीटिंग कर दी, या फिर मेटल जो है ठंडा हो गया बाई एयर, हार्डन हो गया, मतलब हार्ड हो गया बाई एयर कूलिंग। ओके, तो यस, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं क्या हमें करना चाहिए। अगर हम मीडियम कार्बन स्टील या सर्टेन एलॉय स्टील की वेल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें उसको पहले से 135 डिग्री सेंटीग्रेड से 260 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पहले से ही गर्म करना चाहिए। मल्टीपल लेयर वेल्ड्स बनाना पड़ेगा हमें एनलिंग करनी पड़ेगी आफ्टर वेल्डिंग। हमें स्टेनलेस और लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करना पड़ेगा फॉर इंक्रीजिंग डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें लो हाइड्रोजन और स्टेनलेस के इलेक्ट्रोड्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि ब्रिटलनेस ना आए वेल्ड पूल में। स्पैटर्स की बात करेंगे हम, स्पैटर्स की बात क्यों बनते हैं ये स्पैटर्स? ड्यू टू आर्क ब्लो, if the current is too high, if the arc is too long, and if we have used the electrode which is wrong, a faulty electrode. If we have any defects in electrode and we have used that, then spatters may form. तो उन केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो हमारा वेल्ड एरिया है पार्ट्स का, उसको व्हाइट वॉश करना पड़ेगा। हमें अकॉर्डिंग टू नीड्स करंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर आर्क लेंथ एडजस्ट करनी पड़ेगी, आर्क ब्लो को कम रखना पड़ेगा, और एक प्रॉपर इलेक्ट्रोड चूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम वेल्डिंग कर सकें सही से। क्योंकि अगर हमने इन सारे पैरामीटर में से किसी भी एक पैरामीटर्स को वेरी कराया, तो उस कंडीशंस में हमारे पैटर्न्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। व्हाट अबाउट मैग्नेटिक ब्लो? तो मैग्नेटिक ब्लो के बारे में हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। कुछ यहाँ पे अनवांटेड नॉइस प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। कोशिश करूंगा मैं ऑडिबल हो सकूं आप लोगों के लिए।
व्हाट इज द मैग्नेटिक आर्क ब्लो? ये है कि मैग्नेटिक आर्क ब्लो इज द डिफ्लेक्शन ऑफ वेल्डिंग फिलर मटेरियल within an electric field. It is the deflection of welding filler material within an electric arc deposited by a buildup of magnetic force surrounding the weld pool. So, जो हमारे फिलर मटेरियल्स हैं वो कहाँ पे मूव करने लगते हैं? मैग्नेटिक जोन में मूव करने लगते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क में मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड causes the arc to deviate from its intended course। जहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे जाना चाहिए उस पॉइंट से ना जाकर ये दूसरी साइड में डाइवर्ट होने लगते हैं। तो हमें इसके लिए इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूज स्टील ब्लॉक्स टू अल्टर मैग्नेटिक पाथ अराउंड आर्क। Divide the ground into parts. Weld in same direction the arc blows. Good. Use a short arc. Locate the ground properly on the work. Use AC welding. ये सारी चीजें हैं जिनका हमें यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग welding process to avoid the magnetic blow। आपको मैग्नेटिक ब्लो तो समझ में आया होगा कि अगर हम वेल्डिंग करते हैं तो आर्क जो है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना चाहिए वहां से डेविएट होने लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज हमारी होती है मैग्नेटिक ब्लो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वेल्ड स्ट्रेस। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, वेल्ड स्ट्रेस। वेल्ड स्ट्रेस क्या होता है? जब हमने वेल्डिंग की तो वहां पे कुछ रेसिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं या डेवलप हो जाती हैं। अब वो रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो हैं अगर डेवलप हो जाएंगी तो मे फॉर्म क्रैक्स, ब्रिटलनेस को इंक्रीज कर देंगी, ये काफी सारे प्रॉब्लम्स को डेवलप कर देंगी। तो इन सारी चीजों को कैसे हम मैनेज करेंगे? पहली बात हमें देखते हैं व्हाई वेल्ड स्ट्रेसेस फॉर्म। अगर हम कोई गलत वेल्डिंग मेथड यूज कर लेते हैं या फिर किसी गलत सीक्वेंस में वेल्डिंग यूज कर लेते हैं या फिर जो हम रिजिड जॉइंट्स हैं वहां पर कर लेते हैं, ये हमारी वेल्ड स्ट्रेसेस फॉर्म हो जाती है। ओके, तो वेल्ड स्ट्रेसेस को फॉर्म होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Allow parts to move freely as long as practical। जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें पार्ट्स को फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं कि आप क्लैंप नहीं करेंगे पार्ट्स को और उसको सिर्फ फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ देंगे। हमें क्लैंपिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम आप सब देख चुके हैं पहले भी कि क्लैंपिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। तो क्लैंपिंग हमें करना ही करना है। सेकेंड थिंग इज minimum passes, use minimum passes for welding, क्योंकि जितना कम पासेस वेल्डिंग में हम यूज करेंगे उतना कम से कम वेल्ड स्ट्रेस डेवलप होने के चांसेस होंगे। pin deposits anneal according to the thickness of weld। आफ्टर वेल्डिंग जिस टाइप की हमारी थिकनेस हो उसी टाइप से हमें एनेलिंग प्रोसेस करनी चाहिए। मूव पार्ट्स स्लाइटली इन वेल्डिंग टू रिड्यूस स्ट्रेसेस। पार्ट्स को वेल्डिंग में थोड़ा सा मूव करना चाहिए
जिससे कि वेल्डिंग स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू आप लोग को। आप लोग नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाते रहिए और स्टडी करते रहिए। इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ नेक्स्ट डे, ताकि आप सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।